दोस्तों, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद विश्व को सबसे बड़ा लोकतंत्र और सत्ता हस्तांतरण में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है भारत का कि हार के बाद हार और जीत के बाद जीत। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर सत्ता हस्तांतरण लोकतंत्र में भी बड़े मुश्किल से होती है। राजा रजवाड़े तो चले गए, खत्म हो गए, उस समय तो लड़ाइयां युद्ध होते ही थे, लेकिन लोकतंत्र में जब जनता को अधिकार मिला तो सत्ता पक्ष अगर सरकार में है तो विपक्ष को देने में, विपक्ष है तो पक्ष को देने में, वो नंबर ऑफ सीट्स और मैंडेट के हिसाब से होता रहा है। लेकिन अब जीत और हार का फैसला खाली पोलिंग बूथ पर पड़ने वाले वोटों से नहीं, बल्कि उससे पहले लोगों ने यह मान लिया कि बनने वाली वोटर लिस्ट है वो तय करेगी कि मौजूदा जो सियासी माहौल है कि आने वाले समय में सरकार किसकी होगी, पक्ष में कौन होगा, विपक्ष में कौन होगा। ये इशारा कर रहे हैं लगातार सभी पार्टियों का बयान, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, राहुल की बात कर लें, या लगातार एसआईआर पर वोटों के शुद्धिकरण पर जो केंद्र से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के बिहार का परिणाम आपने देखा, इन सब पे जो चर्चा बनी हुई है, आखिर वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाए ये बात समझ में आती है। लेकिन इससे हमारे वोट हैं, हमारी सरकार आएगी नहीं आएगी, ये जो सियासी माहौल मंचों पर आपको दिख रहा है, ये क्या इशारा करता है? आज की कहानी में आंकड़ों का एक ऐसा मायाजाल है जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी दोनों ही उलझी हुई नजर आ रही है। वित्त सहयोग देखिए, एक तरफ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा कि लगभग 3,40,00,000 ऐसे वोटर के नाम कटे हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं या वो हमारे वोटर हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी छाती ठोक कर कह रही कि उनका वोट चोरी हो रहा। अब सवाल यह है कि अगर सत्ता में बैठे लोग भी पीड़ित हैं और विपक्ष में बैठे लोग भी पीड़ित हैं, तो इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ता? अब तक के सबसे नाजुक दौर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ही गुजर रही है, या फिर ये कहें 2027 और उसके आगे की बड़ी सियासत जो बिसात बिछने वाली है उसकी क्या तैयारी है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद और उनकी कार्यशैली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चुनाव में, चुनावी रैलियों में, या उनके विगत 7-8 वर्षों में किए गए कामों की तुलना अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनाया है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बुलडोजर बाबा को लेकर के, या और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, ऐसी पॉलिसी। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य बन गया जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, सड़कें बेहतर हैं। लेकिन जो जब बोलते हैं नपा तुरा बोलते हैं, एक स्पष्ट संदेश देते और साफ सुथरा देते, बीच से कोई रास्ता नहीं रखते। लखनऊ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आंकड़े पेश किए उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। योगी आदित्यनाथ परेशान नहीं है, बल्कि वो एक मजे प्रशासक के तौर पर खतरे की घंटी बजा रहे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया, आगाह करते हुए एक बहुत बड़ा दावा भी किया। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब 4 करोड़ वोटर गायब हैं। जी हाँ, 4 करोड़, ये आंकड़ा किसी छोटे मोटे देश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसके पीछे की जो गणित समझाई, उन्होंने कहना कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 से 26 करोड़ है, यानी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कुल आबादी का लगभग 60 से 65% हिस्सा मतदाता होना चाहिए। तो बहुत तार्किक बात है। इस हिसाब से यूपी में करीब 16 करोड़ वोटर होने चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोग वोटर होते हैं और उनकी संख्या 16 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान चल रहा है, उसमें वोटर लिस्ट में केवल 12 करोड़ नाम है। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। कहानी में असली मोड़ तब आया जब योगी आदित्यनाथ जी ने यह दावा किया कि ये जो 4 करोड़ नाम कम हुए, इसमें विपक्ष का नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें 85 से 90% वोटर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। इस बयान को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनके समर्थकों को सिस्टम में या इस SIR के जरिए वो बाहर हो गए, और अगर कार्यकर्ता अभी नहीं जागे तो भविष्य में नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया कि 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं, या एक तरह से उन्होंने एक लामबंदी, उन्होंने कहा कि अगले 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बूथ लेवल पर जाइए, घर घर दस्तक दीजिए और चेक कीजिए कि कहीं आपको वोटर लिस्ट से नाम तो बाहर नहीं है। योगी जी का यह तेवर बताता है कि चुनाव आयोग या प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे बैठने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष साजिश कर रहा है, बांग्लादेशियों के नाम जुड़वाने की कोशिश हो रही है और हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का यह कहना कि उनके ही राज्य में उनके ही वोटरों के नाम काटे जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बयान भी है। लेकिन सियासत में हर प्रक्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। योगी ने गेंद फेंकी तो सामने स्ट्राइक पर अखिलेश यादव तैयार खड़े थे। अखिलेश यादव ने योगी की इसी बयान को पकड़ लिया और उसे एक अलग ही सियासी रंग दे दिए। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो तर्क दिया है उसे सियासी बैंक का बेहतरीन नमूना भी कहा जा सकता है। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को ही घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनमें से 90% बीजेपी के थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तक वोटर लिस्ट में जो नाम थे वो फर्जी थे। अखिलेश यादव ने अपना एक कैलकुलेटर निकाला और एक नया समीकरण पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम योगी जी की बात को सच मान लें तो इसका मतलब कि बीजेपी की 3 करोड़ 40 लाख वोटर कम हो गए। अब अगर इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से विभाजित कर दें तो हर सीट पर बीजेपी को लगभग 84,000 का नुकसान होगा। अखिलेश यादव की यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का नुकसान नहीं बल्कि ये समाजवादी पार्टी के पीडीएच के प्रहरी यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ताओं को सजगता का नतीजा है कि अब फर्जी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे। और अखिलेश ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले रेस से बाहर हो गई। दोस्तों, ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात, जो आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है। ये आप जरा रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां रामलीला मैदान में अलग ही एक संग्राम छिड़ा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया। आमतौर पर रैलियां सरकार की नीतियों के खिलाफ होती, महंगाई या बेरोजगारी पर होती, लेकिन यह रैली लोकतंत्र के अंपायर यानी चुनाव आयोग के खिलाफ थी। मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी के तेवर बेहद आक्रामक थे। उन्होंने इस बार इशारों में बात नहीं की बल्कि सीधे नाम लेकर हमला बोला। राहुल गांधी ने मंच से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम भी लिया। राहुल गांधी का कहना है कि आप याद रखिए, आप नरेंद्र मोदी के चुनाव आयुक्त नहीं है, आप हिंदुस्तान के चुनाव आयुक्त हो। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं,
ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने संसद का एक और किस्सा भी सुना है। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को आमने सामने बहस की चुनौती दी तो अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। अब ये राहुल गांधी का अपना अवलोकन हो सकता है, क्योंकि अमित शाह की राजनीति और उनके चरित्र को जितना हम आप सभी जानते हैं, वो डंके की चोट पे बात करते हैं और जवाब भी आंख मिला करके देते हैं। इस रैली में कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही महिला की फोटो वोटर लिस्ट में 20 से 25 बार अलग अलग नामों से आती है, एक ही बूथ पर सैकड़ों वोट रिपीट होते हैं। इनका सवाल था कि अब सबूतों के साथ चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो वहां से कोई जवाब क्यों नहीं मिलता। प्रियंका गांधी ने भी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, अगर आप अपनी लोकप्रियता पर इतना ही भरोसा है तो एक बार बैलेट पेपर चुनाव करा कर देख लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ क्योंकि एसआईआर में ये वोट काट कर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूले। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिपीट के दौरान करीब 65 लाख गरीबों को वोट से वंचित किया गया, उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया और अब यही मॉडल पूरे देश में लागू होने की तैयारी है। इस रैली में एक भावुक पल भी आया जब राहुल गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने निजी जीवन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो रामलीला मैदान में भाषण दे रहे थे उसी वक्त अस्पताल में उनके बेटे का 8 घंटे लंबा ऑपरेशन चल रहा है। परिवार चाहता था कि वो वहां मौजूद रहे, लेकिन खड़गे ने कहा कि मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी देश के 140 करोड़ लोग और लोकतंत्र है। कांग्रेस ने इस भावनात्मक अपील के जरिए बताने की कोशिश की कि उनके लिए लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि अस्तित्व और संविधान के बचाने की। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, अब अगर हम इन दोनों तस्वीरों को जोड़कर देखें, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दिल्ली में जिस सदन चल रहा, तो बयान की चर्चा कर लें। जिस बयान का जिक्र किया राहुल गांधी ने, उसमें राहुल गांधी और अमित शाह की बात करें। सोचे एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसकी अपनी पार्टी की केंद्र में और राज्य में सरकार हो, वो कह रहा है कि सिस्टम के या लापरवाही की वजह से आपने ध्यान नहीं दिया या उनके समीकरण और जोड़ घटाने के आंकड़ों में 4 करोड़ वोटर गायब हो गए। तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कह रही चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा और उनके वोट चोरी हो गए। तो सवाल उठता है कि वोट चोरी हुए किसके और किसके लिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इस आरोप से तो बीजेपी को भी नुकसान होने वाला है, और बीजेपी को भरोसा नहीं, अगर कांग्रेस को भरोसा नहीं, तो फिर प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल तो उठेगा ही। जहां लगातार ज्ञानेश जी पर यह सवाल उठ रहा है, वही जो प्रमुख दोनों पार्टियां हैं वो स्वयं में भी एसआईआर के परिणाम या वोटरों की संख्या से या नाम काटने से संतुष्ट तो नहीं दिख रही। यही योगी आदित्यनाथ जी का बयान 2027 की विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारी है। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंका दिया, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपने कार्यकर्ताओं में अभी से वो जोश और डर दोनों भरना चाहेंगे। अगर अब कहीं जागे तो नहीं जागे तो आगे पछताना होगा। प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि वो बीजेपी समर्थक वोट नहीं काटे और कटना भी नहीं चाहिए।
वहीं अखिलेश यादव इस मौके का इस्तेमाल करते हुए नैरेटिव सेट करने में कामयाब भी हुए। बीजेपी अब तक गलत तरीके से जीतती आई थी और अब जब लिस्ट साफ हो रही तो उसकी घबराहट बाहर आ गई, यानी उनका मानना है कि उनकी जीत तय है। राहुल गांधी इसी मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर वोट चोर भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए छेड़ भी रहे हैं। वजह जनता का जनादेश नहीं बल्कि वोट चोरी होगी। कुल मिलाकर लोकतंत्र का ये खेल अब बूथ से पहले लिस्ट पर लड़ा जा रहा है। नेताओं को डर है कि कहीं उनका गणित गड़बड़ा न जाए, लेकिन इस सियासी नूरा कुश्ती में सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी का जो लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा और शायद उसे पता नहीं उसका नाम लिस्ट में है या नहीं। मित्रों, अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन दोनों तरफ से उठ रहे दोनों सवालों का पारदर्शिता का जवाब भी कैसे देगा और पारदर्शिता साबित कैसे कर पाएगा, या फिर आने वाले चुनाव में मिसिंग वोटर और वोट चोरी ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई वोटर लिस्ट में कोई बड़ा खेल हो रहा है, या फिर यह पार्टियों का अपना अपना डर है जो बयानों के जरिए बाहर आ रहा है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।